हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म मार्लिना द मर्डरर इन 4 एक्ट। ये फिल्म फेमिनिज्म को एक प्रॉपर टच देती है और कई मुद्दों पर विचार भी करवाती है। दोस्तों, कहानी इंडोनेशिया के सुम्बा आइलैंड से शुरू हुई। एक वीराने में हम एक घर देखते हैं। हर तरफ पहाड़ियाँ, आबादी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ तो लोग काफ़ी दूर दूर तक बसे हुए थे। बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई अपने घर में मर भी जाए तो कोई उसे देखने न आए। एक शख्स उसी घर की तरफ अपनी मोटरसाइकिल से बढ़ रहा है। शायद ये उसका ही घर हो सकता है या किसी और का। इसका साफ पता नहीं चल पाता। वो बाहर उतरा, गले में एक जुंगा लटका रखा है जो कि एक इंडोनेशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बाहर एक कब्र थी, उस पर नाम टोपन लिखा था और उसने अपनी पीठ पर एक धारदार हथियार भी लटका रखा है। घर का दरवाज़ा एक महिला ने खोला। उसे शुभ संध्या कहते हुए वो घर के भीतर दाखिल हो गया। उस महिला के लगभग 2 गुना उम्र का होगा। उस महिला का नाम मार्लिना है और वो इसी घर में रहती है। उसने पूछा, क्या तुम्हारा पति घर पर है? मार्लिना ने कहा कि वो बस आते ही होंगे। उस शख्स ने तुरंत कहा कि अगर पति बाहर है तो पीछे ये मृत शरीर किसका पड़ा है? यहाँ हमें पता चला पीछे मृत शरीर मार्लिना के पति का है, जो काफ़ी दिनों से एक बीमारी से ग्रसित था और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ कि उसके पति की लाश बैठे हुए पोजीशन में थी। इंडोनेशिया के कई हिस्सों में जब कोई मर जाता है तो लोग उसे दफनाते या जलाते नहीं, उसकी मम्मी बनाकर कुछ दिनों तक अपने साथ ही रखते हैं। रोज़ उसे नहलाते हैं, उसके कपड़े बदलते हैं, उसे सजाते भी हैं, यहाँ तक कि उसके आगे खाना भी परोसते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार जब कोई मर जाता है तो उसके करीबी इतने सक्षम नहीं होते कि उसे एक अच्छी विदाई दे पाए, इसलिए वो एक अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। वहाँ के कई गांव कस्बों में ये आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। वो पति के शोक में डूबी ही थी कि संध्या इस अजनबी का घर में प्रवेश करना किसी बुरे संकेत की तरफ इशारा था। इस शख्स ने अपना नाम मार्कस बताया, जो कि एक लुटेरा है। मार्लिना ने उससे कोई बहसबाजी नहीं की। मार्कस ने उसे अपने लिए चाय लाने को कहा क्योंकि आज रात वो उसका मेहमान है। मार्लिना चुपचाप चली गई। वो चाय लेकर आई और उसके कहने पर उसके बगल में बैठ गई। उसके बाद उसने सवालों का सिलसिला शुरू किया कि इस घर के बाहर किसकी कब्र है। मार्लिना ने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। वो अब भी उसके इरादों को भाप नहीं पाई। उसे इस बात का पता था कि मार्लिना इस घर में अकेली है और दूर दूर तक दूसरा कोई नहीं। दूर बीहड़ में एक अकेली खूबसूरत महिला, पति भी मर चुका है। बड़ी मुश्किल है ये बात कि मार्कस की नज़र उसकी खूबसूरती पर ना पड़ी हो। मार्लिना को लगा था कि ये शख्स यहाँ अकेला है, पर उसने कहा कि रात होते ही मेरे कुछ और साथी घर में आ जाएंगे। अब मार्लिना थोड़ी हिचकिचाई। अब मन में सवाल उठा कि आखिर क्यों। मार्कस ने बताया कि वो उसकी सारी भेड़ बकरियां उसके फार्म से लेकर चला जाएगा। जाने से पहले वो और उसके साथी एक एक करके मार्लिना से शारीरिक संबंध बनाएंगे, मानो जैसे वो कोई वेश्या हो। उसने मार्लिना से कहा कि उसके पास 1 घंटा है, वो खुद को तैयार कर ले। सूरज डूबने के बाद उसके सारे दोस्त यहाँ आ जाएंगे और डिनर में उसे चिकन सूप चाहिए। मार्लिना ने काफ़ी विचार किया। उसके चेहरे के सारे भाव मर चुके हो जैसे। एक बार को आया कि इस घर को छोड़कर भाग जाए, पर ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। सूरज डूबते ही घर के बाहर उसके साथी आ गए। कम से कम 6 लोग होंगे। वो सीधा उसके फार्म में घुसे और उसकी भेड़ बकरियों को ट्रक में भरने लगे। मार्लिना ये सब छिपकर देखने लगी क्योंकि इन्हें रोकना एक पागलपन होगा। हम देखते हैं मार्लिना रसोई में सूप बना रही है और घर में उन सभी का ग्रुप डिस्कशन चल रहा था कि आखिर उसके साथ पहले कौन सोएगा। और उनकी हंसी के ठहाके मानो उसके कानों में किसी तीर से चुभने लगे। ना ही आज रात कोई उसकी मदद करने यहाँ आएगा। आज रात होने वाले सभी पहलुओं पर उसने एक नज़र डाली। उसकी आंखें नम थी और चेहरे पर एक डर। मार्लिना उस रूम में गई जहाँ चारों शख्स शराब पी रहे थे। मार्कस दूसरे कमरे में था। उसमें से एक शख्स उसकी खूबसूरती देख मोहित हो गया और उसके करीब जाकर उससे हाथ मिलाया। मार्लिना शायद से उन पर एक नज़र डालने के इरादे से गई थी। उसके बाद वो कमरे में गई
जहां मार्कस शराब के नशे में धुत था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से सजाया। वापस से वो फिर रसोई में आ गई क्योंकि उनका सूप तैयार हो रहा था। उसने उसमें कुछ जंगली फल पीसकर डाल दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि वो जहर वाले फल थे। तभी रसोई में घर के बाहर से एक शख्स दाखिल हुआ। उसका नाम फ्रांज है। ये शख्स उनकी ही गिरोह का है, जिसे मार्कस ने सारे भेड़ बकरियों को यहाँ से ले जाने के लिए कहा था, पर वो अभी तक गया नहीं। वो मार्लिना से सूप मांगने लगा, टेस्ट करने के लिए। अब मार्लिना डरने लगी कि अगर इसने इसी वक्त सूप पी लिया और इसकी मौत हो गई तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। वो सूप उसे देने गई। तभी वहाँ उन चारों में से एक शख्स वहाँ आ गया और उसने फ्रांस को तुरंत वहाँ से गाड़ी ले जाने को कहा। फ्रांस चला गया। उसके बाद उसने चारों को सूप परोसा और चारों की मौत हो गई। इससे हमें पता चलता है कि मार्लिना काफ़ी शातिर और हिम्मत वाली है। पर अभी भी इस गिरोह का मुखिया मार्कस जिंदा था, जो कि घर के भीतर शराब के नशे में धुत है। वो उसे सूप लेकर गई, पर मार्कस सूप न पीकर उससे जोर जबरदस्ती करने लगा और वहाँ मार्लिना का बलात्कार किया। पर जब मार्कस अपनी वासना के अंतिम शिखर पर था, उसी वक्त मार्लिना ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसी के धारदार हथियार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य मार्लिना को लेकर हमारे सारे भ्रम तोड़ देता है। हम सोच भी नहीं सकते कि मार्लिना कितना ब्रूटल जा सकती है। उसने उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाकर चूल्हे में जला दिया। आज रात चांद पूरा निकल आया था, पर इस काली रात ने उसकी चमक को भी अपने आगोश में ले लिया था। मार्लिना अपने मृत पति के कंधे पर सिर रखकर रो रही है, पर कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उसे कल एक सफ़र पर निकलना है। यहाँ से कहानी का दूसरा भाग शुरू हुआ। मार्लिना ने मार्कस के कटे हुए सर को एक कपड़े में बांधकर अपने हाथ में ले लिया। वो पुलिस स्टेशन जा रही है अपना जुर्म कबूल करने, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। वो वहीं रुककर बस का इंतज़ार करने लगी। वहाँ एक लड़की आई जो कि प्रेग्नेंट है। उसका नाम नोवी है, जो कि वहीं पास में ही रहती है। मार्लिना भी उसे जानती है। पहले तो वो उस कटे सर को देख डर गई। मार्लिना ने बताया वो पुलिस स्टेशन जा रही है। नोवी अपने पति उम्बू को तलाश करने जा रही है। उसे नोवी की जरा भी फिक्र नहीं। वो दूसरे के खेतों में कटाई का काम करता है, महीनों तक घर नहीं आता। नोवी चाहती है कि बच्चे के जन्म के वक्त उम्बू उसके साथ हो। यहाँ मार्लिना ने बताया कि उसका बच्चा टोपन 8 महीने का था, जो कि बर्थ के पहले ही गुजर गया। उसके घर के बाहर उसके बच्चे की ही कब्र थी। तभी वहाँ एक ट्रक आई जो कि लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाती है। उसमें कुछ यात्री थे। मार्लिना जब उसमें बैठने लगी तो उसके हाथों में वो सिर देख सभी यात्री उतर गए। जब उस ट्रक वाले ने मार्लिना को उतारने की कोशिश की तो उसने वही धारदार हथियार उसकी गर्दन पर लगा दिया और कहा कि उसे किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचना है अपना जुर्म कबूल करने। रास्ते में एक महिला उस गाड़ी में सवार हो गई, 2 घोड़ों को लेकर, और साथ में उसका भतीजा था। वो उसकी शादी करवाने ले जा रही है। उसने 2 घोड़े दहेज के तौर पर लिए थे, क्योंकि बिना इसके शादी नहीं होगी। वो सभी सफ़र पर निकल गए। यहाँ हम देखते हैं फ्रांज अपने एक साथी के साथ मार्लिना के घर की तरफ जा रहा है मार्कस से मिलने। मार्लिना ने जब उसे रास्ते में देखा तो वो छिप गई। खैर, वो उसे देख नहीं पाए। जब वो मार्लिना के घर में दाखिल हुए तो वहाँ का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। दोनों बाहर आकर मोटरसाइकिल से मार्लिना की खोज में निकल गए, क्योंकि मार्कस उनकी गिरोह का मुखिया था। हम देखते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए मार्लिना और नोवी ने गाड़ी एक जगह रुकवा दी। मार्लिना को अब भी मार्कस का धड़ वाला शरीर दिखाई दे रहा है, जो हाथों में वही जुंगा लेकर बजा रहा है, क्योंकि मार्कस ने जो उसके साथ किया वो कहीं न कहीं उसके मन में बड़े गहरे असर कर गया था, जिससे बाहर निकलने में शायद उसे थोड़ा वक्त लग जाए। नोवी के बार बार पूछने पर मार्लिना ने उसे कल रात वाली घटना के बारे में बताया और अब वो पुलिस को सरेंडर करने जा रही है। नोवी ने कहा, सरेंडर करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्लिना ने उन्हें सेल्फ डिफेंस में मारा है। वो उसे जेल में डाल देंगे। नोवी ने कहा कि तुम मेरे साथ चर्च चलो और वहाँ अपना कन्फेशन दो। मार्लिना ने मना कर दिया, क्योंकि उसने जब कोई पाप ही नहीं किया तो चर्च क्यों जाए। तभी दूर से उन्होंने देखा
फ्रांज उसे ढूंढता हुआ ट्रक के पास आ गया। उसे देखते ही मार्लिना छिप गई। नोवी ट्रक के पास चली गई। उस महिला और भतीजे ने अपना एक घोड़ा वहीं चरने के लिए छोड़ा था। उसके बाद फ्रांज उस ट्रक में सभी को साथ लेकर वहां से निकल गया। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है फिल्म का तीसरा भाग। उसके बाद वहाँ से वो अपनी मंजिल पहुँच गई, सुम्बा विलेज, जहाँ पुलिस स्टेशन है। वहाँ वो कन्फेशन देने से पहले वहाँ एक शॉप पर गई कुछ खाने के लिए। वहाँ एक छोटी लड़की काम करती थी। उस लड़की के बात करने का अंदाज मार्लिना को काफ़ी पसंद आया और थोड़ी सी बातचीत में दोनों काफ़ी घुल मिल गए। हम देखते हैं उसके कटे हुए सर को उसने एक लकड़ी के बॉक्स में रख लिया है, क्योंकि उसे लगा कि इसे इस तरह से लेकर घूमना सही नहीं होगा। पुलिस स्टेशन में जाने से पहले उसने वो बॉक्स उस लड़की को दे दिया इसे संभाल के रखने के लिए, और उसे खोलकर देखने से मना किया। वो थोड़ी देर में इसे लेने आएगी। वो पुलिस स्टेशन में गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने उसका कन्फेशन लिया। उस ऑफिसर ने कहा, इस रिपोर्ट को प्रोसेस करने से पहले उन्हें क्राइम साइट पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा। जब मार्लिना ने पूछा कब, तो उसने बताया कि आज हमारे पास गाड़ी नहीं है, 2 से 3 दिनों में गाड़ी आ जाएगी तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं मार्लिना ने उसे किसी भी हत्या के बारे में नहीं बताया। बस उसने बताया कि उसके साथ रेप हुआ और उसके घर से भेड़ बकरियां चोरी हुई। उस ऑफिसर ने कहा, आप अपना नंबर यहाँ छोड़ दो। उसने कहा कि ये रेप केस है, इसकी जांच के लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं। उन्हें जैसे ही सरकारी फ़ंड मिल जाएगा वो अपनी जांच शुरू कर देंगे। इसमें 1 महीने का वक्त लग जाएगा। मार्लिना को कुछ समझ नहीं आया कि जस्टिस के लिए उसे 1 महीने का इंतज़ार करना होगा। यहाँ तक ऑफिसर ने 2 लोगों को भी पकड़ने की बात टाल दी जो मार्लिना की तलाश कर रहे हैं। वो वहाँ से उठकर चुपचाप चली गई। उसके बाद वो उस लड़की की शॉप पर आ गई और वहीं बैठ रोने लगी। उसे रोता देख उस लड़की ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद मार्लिना ने मार्कस के सर को एक बड़े से झोल में डाला और वहाँ से अपने आगे के सफ़र पर निकल गई, क्योंकि उसे यहाँ अब कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। उसे पता चल गया कि उनका जस्टिस सिस्टम काफ़ी वीक और स्लो है। अब कहानी का चौथा और अंतिम भाग शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं फ्रांज और उसके साथी ने बस ड्राइवर की हत्या कर दी है और उसका साथी उसकी लाश को खेतों में दफन कर रहा है। उन्होंने ट्रक में बैठे नोवी और उस बूढ़ी महिला और उसके भतीजे को बंधक बना लिया था। तभी नोवी के फ़ोन पर उसके पति का फ़ोन आया। नोवी उस फ़ोन को उठाने से कतराने लगी, पर फ्रांज के कहने पर उसने फ़ोन उठाया। उसके बाद फ्रांज ने फ़ोन छीन लिया और उम्बू से कह दिया कि उसका पति उसके साथ है। जिसका डर था वही हुआ। उम्बू हमेशा से इस भ्रम में था कि उसकी पत्नी के नाजायज़ संबंध हैं। आज उसे यकीन हो गया। फ्रांज ने यहाँ तक कह दिया कि वो दोनों रिलेशन में है। उसने नोवी का बसा बसाया घर एक पल में उजाड़ दिया। उसके बाद उसके पीछे खड़ा शख्स फ्रांज पर टूट पड़ा और उसे सड़क पर धक्का देकर तीनों ट्रक लेकर भाग गए। नोवी वहाँ से एक टेलीफोन बूथ पर आ गई और वहाँ से उम्बू को कॉल लगाया। उसे सारी घटना समझाई, फिर भी वो उसकी सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद वो आगे के सफ़र पर निकल गए। एक जगह वो आकर उतर गई और वो दोनों ट्रक लेकर वहाँ से चले गए। नोवी वहाँ उम्बू से मिली। उसकी बातों से पता चलता है कि वो नोवी से ज़रा भी प्रेम नहीं करता। उसे लगता है नोवी के पेट में पल रहा बच्चा ब्रीच बेबी है, जिसका बर्थ के वक्त निचला हिस्सा पहले बाहर आता है, और मान्यता के अनुसार ये इस बात का साइन है कि नोवी के किसी और शख्स के साथ नाजायज़ संबंध हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि उम्बू ने खुद को न जाने किस तरह की मनगढ़ंत बातों में फंसा रखा है। नोवी ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, इस पर उसने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। नोवी वहीं गिर पड़ी और उम्बू अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ वहाँ से निकल पड़ा। वो अपनी किस्मत पर रो ही रही थी कि तभी फ्रांज वहाँ पर आ गया। नोवी का फ़ोन उसके पास ही था। उस पर मार्लिना का फ़ोन आने लगा। फ्रांज ने उसे फ़ोन उठाने को कहा ताकि वो मार्लिना को पकड़ सके, और कहा कि मार्लिना से उसके घर पर मिलने को कहो। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो नोवी और उसके बच्चे दोनों को मार देगा।
उसने मार्लिना का फ़ोन उठाकर कहा कि वो उसके घर आ रही है, उसे मदद की ज़रूरत है। थोड़ी ही देर में फ्रांस नोवी को लेकर मार्लिना के घर पहुंच गया। हम देखते हैं वक्त आ गया था। नोवी किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। दोनों घर में दाखिल हुए। वहाँ पड़ा हुआ एक हथियार नोवी ने अपने पास छिपा लिया। मार्लिना अभी तक वहाँ नहीं पहुँची। फ्रांस मार्कस के शरीर को बाहर ले आया और उसे वहीं मार्लिना के पति के पास बिठा दिया और वो नोवी के साथ वहीं बैठ गया। सूरज ढल चुका है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मार्लिना थी। उसने मार्लिना के हाथ से मार्कस का सर लिया और उसके धड़ पर रख दिया, मानो जैसे वो अभी जिंदा हो जाएगा। उसने नोवी को डिनर बनाने को कहा और मार्लिना उसके साथ उसी रूम में रुकेगी। तभी घर के भीतर से मार्लिना की चीखें सुनाई देने लगी। वहाँ वो मार्लिना का रेप कर रहा था। नोवी अपना हथियार लेकर दरवाजे के पास गई, पर दरवाज़ा भीतर से बंद था। किसी तरह वो दरवाजे को धक्का देकर घर में दाखिल हुई और उस हथियार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद नोवी को एक जोर का दर्द शुरू हुआ। मार्लिना ने उसकी मदद की और नोवी ने वहाँ एक लड़के को जन्म दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देख काफ़ी भावुक हो गए और रोने लगे। सुबह मार्लिना उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर छोड़ने ले गई और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, फिल्म देखते वक्त मुझे पर्सनली नोवी के लिए कई बार सैड फील हुआ। जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया, उसे लेकर इस तरह की मानसिकता। एक स्त्री किसी पुरुष की वजह से गर्भवती हो जाए तो क्या वो पुरुष उसे पीड़ा दे पाएगा? बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना, क्योंकि इसलिए पुरुष कठोर से कठोर मन का होना चाहिए। उसके अंदर की चेतना लगभग मर चुकी हो, पर मेरी नज़र में वो पुरुष नहीं जिसकी चेतना मर चुकी है। वो तो कोई लकड़ी काठ का बना हुआ इंसान हो सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।